अनामिका भूखी प्यासी सुबह के 2 घंटे से रसोई में लगी हुई थी और सब लोगों के लिए खाना बना रही थी। तभी अचानक उसकी उंगली गर्म कढ़ाई से हल्की सी छू गई। उसने तुरंत ही अपनी उंगली को अपने होठों तले दबा लिया और बोली, अरे ये क्या कर रही है अनामिका? अगर हाथ पर ज्यादा चोट आ गई तो यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है, थोड़ा संभल कर काम कर। अनामिका खुद से ही ये बड़बड़ा रही होती है कि तभी रसोई में उसकी ननद नेहा आती है, जो कि अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके रुकने आई थी। अरे भाभी, कब तक खुद से बड़बड़ाती रहोगी? बाहर सब लोग कब से खाना मांग रहे हैं, कितनी देर लगती है आपको खाना बनाने में? बस ला ही रही हूँ नेहा, सोच रही हूँ कि एक एक पराठा लेकर जाने से अच्छा है थाली में 2-3 पराठे लेकर जाऊं तो सब लोगों में अच्छे से बांटने में आसानी होगी। और आपके 2-3 पराठे एक साथ बनाने के चक्कर में बाहर लोग बैठे बैठे भूखे रहे, है ना? जल्दी आइए। नेहा ये बोलकर वहां से चली जाती है। अनामिका मुस्कुराई और कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए खुद से बोली, वाह क्या ननद है मेरी, इतना सारा ज्ञान देकर चली गई। मैं यहाँ अकेले पराठे सेक रही थी, कम से कम 1-2 पराठे खुद भी तो लेकर बाहर जा सकती थी। अब अनामिका ने सब लोगों को नाश्ता कराया। जैसे ही वो खुद नाश्ता करने बैठी तभी उसकी माँ चेतना का कॉल आ गया। चेतना घर पर अकेली रहा करती थी क्योंकि उनका बेटा बहू विदेश में शिफ्ट हो गए थे। अनामिका ने फोन उठाया तो उसकी माँ फोन पर बोली, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? तूने खाना खाया या नहीं सुबह से? माँ बस रसोई में खड़ी खड़ी खाना ही खा रही थी क्योंकि थोड़ी ही देर में बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। कमरे में बैठकर खाऊंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर बर्तन भी तो साफ करने, वरना सासू माँ ताना मारेंगी कि जूठे बर्तन छोड़कर बच्चों को स्कूल लेकर चली गई। अपनी सास को बोला कर, कम से कम तुझे 2 वक्त की रोटी तो ढंग से खाने दे। बार बार अपनी बहू को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं होता। चेतना और अनामिका बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से फिर से सास की आवाज आने लगती है, बहू रोहन और चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अगर तेरा नाश्ता हो गया हो तो अब इन्हें स्कूल छोड़कर आ जा। अनामिका ने जैसे ही अपनी सास की आवाज सुनी तो तुरंत ही अपनी माँ से कहा, माँ बच्चों को स्कूल छोड़कर आना है, मैं थोड़ा फ्री होकर आपसे बाद में बात करती हूँ। अनामिका की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। कुछ दिन मायके में रहने के बाद नेहा भी वापस चली गई। इसी बीच चेतना की तबीयत अचानक खराब हो गई। चेतना ने अनामिका को कॉल करके कहा, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं ये सोच रही थी कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ जाती तो अच्छा होता। माँ अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं सासू माँ को बोलकर कुछ दिनों के लिए आपके पास रहने के लिए आती हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अब ऐसा ही हुआ। अनामिका अपनी सास के पास गई जो कि आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसने अपनी माँ की तबीयत के बारे में अपनी सास को बताया तो सास ने कहा, अरे क्या करेगी अपना ससुराल छोड़कर वहां जाकर? तू तो खुश हुआ कर कि कम से कम इस घर में झाड़ू पोछा वाली तो आती है। तेरी माँ के घर में तो नौकर चाकर भी नहीं है। अरे तेरी माँ के घर में तो बस एक कूलर है, लेकिन यहाँ तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है। स्वर्ग जैसे ससुराल में रह रही है और तब भी तुझे अपनी माँ के यहाँ जाने की पड़ी है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तब तो मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, वरना वो अकेले कैसे रहेंगी? रहने दे, कोई जरूरत नहीं है तुझे अपनी माँ के यहाँ जाने की, बता रही हूँ। अरे वहां जाना तो तब ठीक लगता है ना जब वहां कोई सुख सुविधा हो। दोनों सास बहू बात कर रही थी कि तभी अनामिका का ससुर दिलीप आया। उसने भी दोनों की बात सुनी और वो बोला, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक बोल रही है, अपने मायके जाकर करोगी क्या तुम? और वैसे भी कुछ दिन के लिए रुकने जाओगी तो बच्चों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों को तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। और इतनी गर्मी में बच्चे अगर वहाँ जाकर बीमार हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनामिका चुप हो गई। उसने किसी तरह अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताया। उसकी माँ का मन उदास हो गया और वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब थोड़ी गर्मी कम हो जाए अब या फिर बच्चों की छुट्टियां पड़ जाए तो तू उन्हें लेकर ही आ जाना। मैं जानती हूँ कि यहाँ से उनका स्कूल दूर पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी खराब होगी। माफ कर देना माँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे रोज कॉल करके आपका हालचाल पूछती रहूंगी। ऐसे ही अभी 2-4 दिन बीते ही थे कि तभी नेहा फिर से अपने 2 बड़े बैग उठाकर अपने 3 बच्चों और पतिदेव को लेकर अपने मायके आ गई। उसे देखते ही जैसे आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने तीनों नाती नातिन को अपने पास बिठाकर अपनी बेटी और जमाई से बोली, अच्छा हुआ जमाई जी जो आप आ गए और नेहा बेटी को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आए। हाँ माँ, नेहा कह रही थी कि उसे आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है और मैं भी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ।
तो सोचा कि नेहा को आपके यहाँ ही छोड़ देता हूँ। हाँ, मना थोड़ी है। नेहा की शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे लिए पराई हो गई है। वो जब मर्जी चाहे यहाँ आ सकती है। वैसे भी नेहा के मायके में किसी चीज की कमी थोड़ी है। तभी अनामिका ट्रे में चाय लेकर आई। उसने सब लोगों को चाय नाश्ता दिया और उसके बाद वापस रसोई में चली गई। अचानक ही जैसे आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से फूट पड़ा और वो रोते हुए खुद से बोली, ये भी कोई बात होती है? बेटी का मायका तो स्वर्ग है जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, और बहू का मायका नर्क है। बेटी अगर अपने मायके में आएगी तो सब खुश रहेंगे क्योंकि वो माँ के आंचल में आएगी, पर अगर बहू अपनी बीमार माँ से मिलने उसके मायके जाना चाहे तो सबको परेशानी होगी। वाह रे कुदरत, क्या इंसाफ है तेरा। नेहा के आते ही हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर के कोने कोने में बच्चों की चीख पुकार और फरमाइशें गूंजने लगी थी। आशा अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे रसोई में अकेले पिस रही अनामिका का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा आराम से एयर कंडीशन के सामने सोफे पर पसरी रहती, कभी हाथ में रिमोट लेकर टीवी चैनल बदलती तो कभी मोबाइल पर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाती। भाभी, जरा रसोई से ठंडे आम का पन्ना बनाकर ले आना, और सुनो, बच्चों को भूख लगी है, उनके लिए थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी तल देना। इस गर्मी में तो बिना इसी की जान ही निकल जाती है। अच्छा हो मैं यहाँ आ गई। हाँ नेहा, बस अभी लाती हूँ। आम उबलने रखे हैं, जैसे ही ठंडे होते हैं पन्ना बनाकर लाती हूँ। अनामिका रसोई के उबलते हुए और तपते माहौल में अकेली जूझ रही थी। बाहर एसी की ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा था और यहाँ रसोई का तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा था। नेहा तो आराम के मजे ले रही थी, लेकिन उसके तीनों बच्चों ने अनामिका की नाक में दम कर रखा था। कभी वे लिविंग रूम के कुशन उठाकर फेंकते, कभी पानी का गिलास लाकर पूरे फर्श पर डाल देते, तो कभी रसोई में आकर अनामिका के काम में बाधा डालते। मामी, मुझे अभी मैगी खानी है। मम्मी ने बोला है मामी बना कर देगी, जल्दी बनाओ नहीं तो मैं आपकी साड़ी खींच लूंगा। बेटा अभी पराठे बनाए हैं ना, वो खा लो, मैगी शाम को बना दूंगी। अभी हाथ मत लगाओ, कढ़ाई गर्म है, जल जाओगे। लेकिन बच्चों को तो जैसे उधम मचाने की खुली छूट मिली हुई थी। अनामिका एक काम समेटती, तब तक बच्चे दूसरा काम फैला देते। सासू माँ आशा भी बच्चों को डांटने की बजाय अनामिका पर ही धौंस जमाती थी। अरे बहू, बच्चे ही तो हैं, थोड़ा खेल कूद कर रहे हैं तो तू मुंह क्यों बना रही है? अपनी ननद को देख, बेचारी ससुराल में काम कर करके कितनी कमजोर हो गई है। यहाँ 2 दिन आराम करने आई है तो उसके बच्चों का थोड़ा ख्याल तू नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अनामिका चुपचाप कड़वा घूंट पीकर रह गई। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। सुबह 5 बजे से जो पैर खड़े हुए थे वे दोपहर के 3 बजे तक थमे नहीं थे। जब सब लोग खा पी कर अपने अपने कमरों में एसी चलाकर सो गए, तब कहीं जाकर अनामिका को 10 मिनट बैठने का मौका मिला। थकान और अकेलेपन से चूर अनामिका रसोई के कोने में बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला और अपनी माँ चेतना का नंबर डायल किया। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर अपना सारा दर्द भूल जाना चाहती थी। 2 घंटियां बजने के बाद चेतना ने कमजोर आवाज में फोन उठाया। हेलो। हाँ नु बेटा, कैसी है तू? आज बड़ी देर बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आपकी तबीयत अब कैसी है? दवा समय पर ली है या नहीं? आपने कुछ खाया माँ? हाँ बेटा, बस खिचड़ी बना ली थी, वही खा ली। मेरी फिक्र मत कर, मैं तो ठीक हूँ, बस तेरी याद आती है। तू बता, घर में सब कैसे हैं? नेहा बेटी आई है ना? हाँ माँ, नेहा और जीजा जी आए हैं, साथ में बच्चे भी हैं। बस उन्हीं की सेवा पानी में थोड़ा समय लग जाता है। माँ, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, आप अकेले वहां कैसे? अनामिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर नेहा आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में खाली गिलास था और उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। अरे भाभी, जब देखो तब माँ से कॉल पर लगी रहती हो। यहाँ बच्चों को पानी चाहिए, जग खाली पड़ा है और आप यहाँ बैठकर गॉसिप कर रही हो। जब देखो तब मायके की ही बातें, कभी इस घर के काम पर भी ध्यान दे दिया करो। अनामिका ने डर कर तुरंत फोन काटा और नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। नेहा, मेरी माँ अकेली है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस उनका हालचाल ले रही थी। पानी का जग अभी भर देती हूँ। हाँ हाँ, सबको पता है, बीमारी तो बस एक बहाना होती है फोन पर घंटों बिताने की। हमारी माँ भी तो है, वो कभी अपनी माँ को ऐसे दिन में 10 बार फोन नहीं करती थी। थोड़ा ससुराल की जिम्मेदारियों को समझना सीखिए भाभी। नेहा ये कहकर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अनामिका का दिल पूरी तरह टूट गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बेटी खुद अपने मायके में आकर हफ्तों आराम कर रही है, वो एक बहू को उसकी बीमार माँ से 2 मिनट बात करने पर इतना बड़ा ताना कैसे मार सकती है। शाम होते होते अनामिका का शरीर तपने लगा था। काम के दबाव, मानसिक तनाव और लगातार भागदौड़ की वजह से उसे तेज बुखार चढ़ाया था। सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन घर में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। रात के खाने की तैयारी करनी थी और घर में सब्जियां खत्म हो चुकी थीं। बहू, रात के खाने में नेहा की पसंद के कोफ्ते बनने हैं। जा जरा मंडी जाकर ताजी लौकी और सब्जियां लेकर आ। देर मत करना, जमाई जी को समय पर खाना पसंद है। अनामिका ने अपनी टूटती हुई हिम्मत को बटोरा, सिर पर पल्लू सही किया और थैला लेकर पास की सब्जी मंडी की तरफ निकल गई। शाम की धूप ढल चुकी थी, लेकिन उमस अभी भी बरकरार थी। बुखार के कारण अनामिका के पैर कांप रहे थे। वो एक दुकान पर खड़ी होकर लौकी देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनामिका, अरे यार, ये तू है? कैसी हालत बना कर रखी है तूने अपनी? अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पुरानी सहेली रेणु खड़ी थी। रेणु को देखते ही अनामिका की आंखों में नमी छा गई। अरे, तेरा हाथ तो आग की तरह तप रहा है। तुझे तो तेज बुखार है अनु, और तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? कितनी कमजोर लग रही है तू। क्या हुआ है, मुझे सच सच बता। सहेली का अपनापन पाकर अनामिका के सब्र का बांध टूट गया। उसने मंडी के एक कोने में पेड़ के नीचे खड़े होकर रेणु को रोते हुए सब कुछ बता दिया। कैसे उसकी माँ बीमार है और उसे जाने नहीं दिया गया, कैसे नेहा पूरे परिवार के साथ आकर ऐश कर रही है और कैसे उसे दिन रात बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है अनु। तुम्हारी सास की बेटी मायके आए तो स्वर्ग, और तुम अपनी बीमार माँ को देखने जाओ तो नर्क। ये दोहरा मापदंड क्यों? तुम बीमार हो, फिर भी तुम्हें इस हालत में सब्जी लेने भेज दिया। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना होगा। क्या बोलूं रेणु, अगर कुछ कहती हो तो माँ जी कहती है संस्कार नहीं है। दिलीप जी कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं तो बस पिस रही हूँ इस स्वर्ग जैसे ससुराल में। मेरी माँ वहां अकेले तड़प रही है और मैं यहाँ दूसरों के बच्चों के जूठे बर्तन मांज रही हूँ। अनु, चुप रहने से चीजें कभी नहीं बदलती। आज जो तू ये सब सह रही है, ये कल और बढ़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रख। अगर तू गिर गई तो तेरी माँ के पास कौन जाएगा? हिम्मत रख और इन्हें अपनी सीमाएं तय करना सिखा। अनामिका ने रेणु की बात सुनी। उसका दिल थोड़ा हल्का तो हुआ था, लेकिन भीतर की कड़वाहट और बुखार की तपन अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने सब्जी का थैला उठाया और भारी कदमों से वापस उस हवेली की तरफ चल दी जिसे दुनिया तो स्वर्ग कहती थी, लेकिन उसके लिए वो किसी कैद खाने से कम नहीं था। एक तरफ बेटी का मायका स्वर्ग था जहां खुशियों के दिए जल रहे थे, और दूसरी तरफ बहू का मायका नरक करार दे दिया गया था, जहां एक बीमार माँ अपनी बेटी की राह देख रही थी और एक बेटी अपनी लाचारी के आंसू पी रही थी। मंडी के कोने में खड़ी रेणु ने अनामिका के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे शब्दों में कहा, अनामिका, बहुत हुआ। अब रोने का नहीं, बल्कि इन सबको आईना दिखाने का वक्त है। मैं क्या करूं रेणु? अगर मैंने मुंह खोला तो घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी। सासू माँ कहेंगी कि बहू जुबान लड़ा रही है। होने तो महाभारत। तू बीमार है, फिर भी इस तपन में सब्जी लेने आई है। तूने कभी गौर किया है कि जो सास तेरे मायके को सुविधाहीन और नर्क कहती है, उनके अपने इस तथाकथित स्वर्ग में कितनी कमियां हैं? कमियां? लोग तो कहते हैं कि मेरा ससुराल आलीशान है, यहाँ हर कमरे में एसी लगा है। अरे भाड़ में जाए ऐसा एसी जो दिलों की कड़वाहट और इंसान की थकावट को ठंडा ना कर सके। ये बहुत अच्छा मौका है अनामिका। तेरी ननद अपने पति और 3 बच्चों के साथ यहाँ बैठी है ना। अब सबको बता दे कि तेरे उस सादे से मायके में क्या खूबियां थी जो इस आलीशान घर में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? तू बस घर जा। अब तक तूने सिर्फ सहा है। अब तू अपनी माँ के दिए संस्कारों और उनके घर की इज्जत की बात सामने रख। उन्हें बता कि असली स्वर्ग क्या होता है। अपनी बीमारी को ढाल मत बना, अपनी ताकत बना। अनामिका ने गहरी सांस ली। रेणु की बातों ने उसके भीतर सोए हुए आत्मसम्मान की आग को जगा दिया था। उसने सब्जी का थैला उठाया और इस बार उसके कदमों में लाचारी नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अनामिका जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई, सासू माँ आशा हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी बेटी नेहा के बाल संवार रही थी। अनामिका के हाथ में थैला देखते ही आशा का मुंह बन गया। आ गई बहू, कितनी देर लगा दी? वहां रसोई में नेहा के बच्चे भूखे घूम रहे हैं। जल्दी जा और खाना बनाने की तैयारी कर। अनामिका ने सब्जी का थैला डाइनिंग टेबल पर जोर से पटक दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आशा और नेहा दोनों चौंक गई। भाभी, ये क्या तरीका है सामान फेंकने का? गुस्सा आ रहा है क्या कि मायके जाने नहीं मिला? गुस्सा नहीं नेहा, बुखार आ रहा है। और सामान फेंका नहीं है, बस जिम्मेदारी की तरह रख दिया है। अब जरा रसोई में आकर तुम भी हाथ बटाओ।
मुझसे अकेले आज खाना नहीं बनेगा। ये क्या बदतमीजी है बहू, मेरी बेटी यहाँ आराम करने आई है, वो रसोई में खटने के लिए नहीं आई है। माँ जी, आपकी बेटी यहाँ आराम करने आई है, ये बहुत अच्छी बात है, पर जरा सोचिए जब आपके स्वर्ग जैसे घर में कोई बीमार हो तो भी यहाँ किसी के दिल में दया नहीं जगती, सब अपनी अपनी फरमाइशें लेकर बैठ जाते हैं। भाभी, आप हमारे घर की तुलना अपने उस छोटे से घर से मत कीजिए, वहां तो ढंग की सुख सुविधा भी नहीं है। हाँ नेहा, मेरे मायके में हर कमरे में एसी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, लेकिन पता है वहां क्या है? वहां इंसानियत है। जब मेरे उस सादे से घर में कोई एक इंसान भी बीमार पड़ता है ना, तो मेरी माँ पूरे घर की जिम्मेदारी खुद संभाल लेती है। वहां ये नियम नहीं है कि बहू बीमार है तो भी चूल्हा फूकेगी और बाकी सब एसी में बैठकर कोफ्ते का इंतजार करेंगे। बहू, तू मेरे घर की कमियां निकाल रही है। मैं कमियां नहीं निकाल रही माँ जी, आईना दिखा रही हूँ। मेरे मायके में सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, पापा जी सब्जी काटते हैं, भाई बर्तन समेटता है और माँ खाना बनाती है। किसी एक इंसान पर पूरे घर का बोझ डालकर तमाशा नहीं देखा जाता। आपके इस आलीशान घर में तो बस काम बांटने के नाम पर बहुओं को मजदूर समझ लिया जाता है। क्या यही है आपका स्वर्ग, जहां इंसान की सेहत की कोई कीमत ही नहीं है? अनामिका की ये बातें सुनकर आशा और नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा दबी रहने वाली अनामिका इस तरह पलट कर जवाब देगी। रात के खाने की मेज पर दिलीप जी और दामाद देव भी आकर बैठ गए। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। अनामिका ने खाना परोसा, लेकिन वो खुद एक तरफ शांत खड़ी रही। दिलीप जी ने अनामिका का उतरा हुआ चेहरा देखा। बहू, तुम्हारी सासू माँ बता रही थी कि दोपहर में तुमने रसोई में कुछ बहस की थी। देखो, हमारे घर के कुछ नियम है, यहाँ बहुओं को बड़ों का आदर करना पड़ता है। पापा जी, आदर हमेशा दोनों तरफ से होता है। मैं बस सासू माँ को ये बता रही थी कि असली स्वर्ग मकान की दीवारों से नहीं बल्कि दिल से बनता है। अरे सुनिए जी, इसकी जुबान बहुत बढ़ गई है। आज दोपहर में ये मेरे घर को नरक और अपनी माँ के घर को महान बता रही थी। माँ जी, मैंने नरक नहीं कहा, लेकिन आपने मेरी माँ के घर को नरक जरूर कहा था। आपने कहा था कि मेरी माँ के घर में बस एक कूलर है और नौकर नहीं है। पर पापा जी, सासू माँ को शायद ये नहीं पता कि उस कूलर वाले घर में जो दिल है वो इस एसी वाले घर से कहीं ज्यादा बड़ा है। भाभी, माँ जी के कहने का मतलब वो नहीं था, वो तो बस सुख सुविधा की बात कर रही थी। जीजा जी, सुख सुविधा का क्या फायदा जहाँ रिश्तों में सम्मान ना हो? माँ जी हमेशा कहती हैं कि उन्होंने मुझे बहू बनाकर इस घर में बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मेरी माँ ने मेरी भाभी को कभी बहू समझा ही नहीं। उन्होंने आते ही उसे बेटी का दर्जा दिया। तो मैंने क्या तुझे कसाई के हवाले कर दिया है? माँ जी, जब मेरी भाभी बीमार होती है ना, तो मेरी माँ उसे कमरे में सोने के लिए कहती है और खुद रसोई संभालती हैं। मेरी माँ अपनी बहू के मायके से कोई बीमार हो तो खुद आगे बढ़कर उसे भेजती हैं, न कि बच्चों की पढ़ाई और गर्मी का बहाना बनाकर उसे कैद कर लेती हैं। मेरी माँ के घर में बहू को पहले खाना खिलाया जाता है, फिर बाकी लोग खाते हैं। और यहाँ सुबह से शाम तक मैं भूखी प्यासी काम करती हूँ। मेरी उंगली जल जाए, मुझे तेज बुखार आ जाए, फिर भी किसी एक शख्स का दिल नहीं पसीजता कि पूछ ले, बहू तूने 2 निवाले खाए या नहीं। बहू, तुम बात को बहुत आगे बढ़ा रही हो। घर की बातें घर में ही ठीक लगती है। पापा जी, बात आगे मैं नहीं बढ़ा रही। बात तो तब बढ़ गई थी जब मेरी बीमार माँ अकेली वहां तड़प रही थी और मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए रोक लिया गया क्योंकि यहाँ दामाद जी और ननद जी की सेवा करनी थी। अगर आपकी बेटी का मायके आना स्वर्ग है, तो बहू का अपनी माँ के पास जाना गुनाह कैसे हो गया? पापा देखो, ये कैसे मेरे और मेरे पति के सामने तमाशा कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि इसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। नेहा, मुझे तुम्हारे आने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस सोच से है जो बेटी के अलग कानून बनाती है और बहू के अलग। तुम यहाँ 1 हफ्ते से आराम कर रही हो, अपनी माँ के हाथ का खा रही हो, मुझे खुशी है, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनामिका की इस बात पर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ससुर जी ने नजरें झुका ली, दामाद जी चुपचाप अपनी थाली देखने लगे और आशा का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। अनामिका वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं बल्कि अपने हक की एक गूंज थी। रात की बहस के बाद पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अनामिका रात भर सो नहीं सकी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही उसने अपना एक छोटा सा सूटकेस तैयार कर लिया था। उसने सासू माँ के कमरे के बाहर कदम बढ़ाए और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ के पास जा रही हूँ। जब इस घर को बहू की जरूरत होगी तब सोचूंगी। अभी मेरी माँ को अपनी बेटी की जरूरत है। बहू, पैर बाहर निकाला तो याद रखना, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। दरवाजे बंद करना या खोलना आपके हाथ में है माँ जी, पर अपनी माँ की सेवा करना मेरा फर्ज है। अनामिका ने मुड़कर नहीं देखा।
वो अपना सूटकेस उठाकर हवेली से बाहर निकल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। दिलीप जी हॉल में आकर अखबार लेकर बैठ गए और चाय का इंतजार करने लगे। अरे भाग्यवान, आज चाय अभी तक नहीं आई। बहू कहाँ रह गई? वो महारानी तो सुबह सुबह अपने मायके भाग गई। कह रही थी कि अपनी माँ की सेवा करने जा रही हूँ। जाने दीजिए, 2 दिन वहाँ कूलर की हवा खाएगी और सूखी रोटी तोड़ेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन घर का काम कौन करेगा? दामाद जी भी यहीं हैं, बच्चे भी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी नेहा है ना यहाँ, अपनी माँ के घर का काम नहीं करेगी तो कहाँ का करेगी। मैं अभी उसे उठाती हूँ। आशा नेहा के कमरे में गई, जहां नेहा और उसके तीनों बच्चे एसी की ठंडी हवा में चादर ताने सो रहे थे। आशा ने धीरे से नेहा को हिलाया। नेहा बेटी, उठ जा। देख, सुबह के 8 बज रहे हैं। तेरी भाभी घर छोड़कर चली गई है। जरा रसोई में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता बना दे। तेरे पापा और जमाई जी बैठे हैं। क्या माँ, इतनी सुबह सुबह जगा दिया। भाभी चली गई तो मैं क्या करूँ? मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में नहीं जाया जाएगा। मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे बेटी, समझना, दामाद जी भी हैं। थोड़ा सा काम ही तो है, बस पोहा बना दे और चाय चढ़ा दे। मजबूरी में नेहा रसोई में गई। रसोई का बिखरा हुआ सामान देखकर उसका दिमाग घूम गया। सिंक में रात के कुछ बर्तन पड़े थे, सब्जियां बिखरी थीं। नेहा ने जैसे तैसे चाय चढ़ाई, पर उसका ध्यान मोबाइल पर था। नतीजा ये हुआ कि चाय उबलकर पूरी गैस पर फैल गई और जलने की बदबू आने लगी। अरे नेहा, ये कैसी जलने की बदबू आ रही है? चाय पूरी काली हो गई है। मुझसे नहीं होता ये सब काम। मेरे ससुराल में सिर्फ सास ससुर है और छोटा सा घर है। 2 मिनट में झाड़ू पोछा और खाना हो जाता है। यहाँ तो आफत है। इतना बड़ा घर, 3-3 बच्चे, ऊपर से आप और पापा की फरमाइशें। दोपहर तक घर की हालत बदतर हो गई। नेहा ने जो आलू की सब्जी बनाई, उसमें नमक इतना ज्यादा था कि दिलीप जी ने थूक दिया। बच्चे पूरे घर में कचरा फैला रहे थे, पर नेहा सोफे पर बैठकर रो रही थी। माँ, मैं यहाँ आराम करने आई थी या नौकरानी बनने? भाभी तो पूरे घर का काम हंसते हंसते कर लेती थी, बच्चों को भी संभालती थी और हमें गर्म खाना देती थी। मुझसे नहीं होगा ये सब। बेटी, थोड़ा तो संभाल। मैं भी बूढ़ी हूँ, कितना करूंगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि नेहा का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसके ससुराल का छोटा घर, जहां उसे बोझ लगता था, अब उसे वही स्वर्ग नजर आ रहा था, क्योंकि वहां काम कम था। तीसरे दिन सुबह ही नेहा ने अपने पतिदेव से कहा, सुनिए जी, अपनी गाड़ी की चाबी निकालिए, हम आज ही वापस अपने घर लौट रहे हैं। अरे बेटी, अभी तू हफ्ता भर रुकने की बात कह रही थी। दामाद जी को भी छुट्टियां, ऐसे अचानक क्यों जा रही है? माँ, मुझसे यहाँ का काम और ये झंझट नहीं झेला जाता। भाभी तो चली गई और सारा बोझ मेरे सिर पर आ गया। मेरे ससुराल में कम से कम शांति तो है। मैं जा रही हूँ। दामाद देव ने बैग उठाए, बच्चों को गाड़ी में बिठाया और नेहा अपनी माँ को इस बिखरे हुए घर में अकेला छोड़कर चली गई। आशा दरवाजे पर खड़े होकर जाती हुई गाड़ी को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। देख लिया आशा, जिसके आने पर तुम फूली नहीं समा रही थी, वो 3 दिन में घर का काम देखकर भाग गई। और एक वो अनामिका थी, जो बीमार होने पर भी हम सबका ख्याल रखती थी। तुमने बहू और बेटी में बहुत बड़ा फर्क कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बेटी के आराम के चक्कर में उस बहू को सताती रही, जो इस घर की असली लक्ष्मी है। अनामिका सच कह रही थी, आलीशान दीवारों और एसी से घर स्वर्ग नहीं बनता, दिल से बनता है। मुझे मेरी बहू की कमियां दिखती थी, पर उसका त्याग नहीं दिखा। अब रोने से क्या होगा? जाओ, अपनी गलती सुधारो। अगली ही सुबह आशा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से चेतना के लिए सादे दलिया और सूप की तैयारी की। दिलीप जी ने गाड़ी निकाली और दोनों सीधे अनामिका के मायके के लिए रवाना हो गए। जब वे अनामिका के छोटे से सादे घर पहुंचे तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। अनामिका अपनी माँ को चम्मच से दवाई पिला रही थी। अपनी सास और ससुर को अचानक सामने देखकर अनामिका चौंक गई और तुरंत खड़ी हो गई। माँ जी, पापा जी, आप लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे बहू, मैं बहुत पापी सास हूँ। मैंने तेरे मायके को नरक कहा था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली नरक तो मैंने अपनी सोच से उस हवेली को बना दिया था। और तेरी ननद 3 दिन भी मेरा साथ ना दे सकी और तू सालों से हम सबको झेल रही थी। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी बड़ी हैं। नहीं बहू, आज तुम्हारी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आशा धीरे से बेड पर लेटी चेतना के पास गई और उनके पैर छूकर बैठ गई। समधन जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं अपनी बहू को आपसे छीन कर ले गई थी, पर आज मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी परवरिश पर सवाल उठाए थे। ये देखिए, मैं आपके लिए दलिया बना कर लाई हूँ। समधन जी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। भला बहन से कोई नाराज होता है क्या? अनामिका, अपनी सासू माँ के आंसू पोंछो बेटा। अनामिका ने आगे बढ़कर अपनी सास के आंसू पोंछे। उसे आज अपनी सहेली रेनू की बात याद आ रही थी कि जब सही समय पर सच का आईना दिखाया जाए तो इंसान का दिल बदल जाता है। अनामिका, अब तुम कुछ दिन यहीं अपनी माँ के पास रहोगी और उनकी सेवा करोगी। मैं और तुम्हारे पापा जी भी रोज यहाँ आकर समधन जी का हाल चाल लेंगे, और जब समधन जी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तब तुम हमारे असली स्वर्ग यानी अपने घर वापस आओगी, जहाँ अब बहू को नहीं बल्कि बेटी को उसका अधिकार मिलेगा। अनामिका की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। कुदरत ने आखिरकार इंसाफ कर दिया था। बेटी और बहू का भेद हमेशा के लिए मिट चुका था और रिश्तों का नया सवेरा हो चुका था।